हमारे साथ इन्वॉल्व हो पाए, इंडल्ज हो पाए। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में किस कैटेगरी के एनएफओ आए सबसे ज्यादा है, न्यू फंड ऑफर किस किस कैटेगरी में ज्यादा इस बार देखने को मिले। सबसे पहले अगर बात कर लें इंडेक्स फंड्स, देखिए सबसे पहले नंबर पर 41 एनएफओज इस कैटेगरी के इस साल आए हैं 2026 में, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 में। इसके अलावा अदर ईटीएफ्स 37 आए हैं। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की बात करें 19 एनएफओ इनके भी आए हैं, इस साल लॉन्च हुए हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करी जाए तो 4 एनएफओ इसके भी लॉन्च होते हुए नजर आए हैं। अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करी जाए, देखिए सबका फेवरेट है फ्लेक्सी कैप फंड, इसके 4 एनएफओ इस साल आते हुए हमें दिखाई दिए हैं। आर्बिट्राज फंड की बात करें 3 एनएफओज इस बार हमें नजर आए अब तक। ओवरनाइट फंड की बात करें अब तक 3 एनएफओज इसके आते हुए दिखे हैं। लिक्विड फंड के भी 3 एनएफओज यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं एमपी के डेटा के मुताबिक। इसके अलावा अगर बात करें गिल्ट फंड की, लो ड्यूरेशन फंड की, मनी मार्केट फंड की, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की, ये जो तमाम कैटेगरीज हैं इन सभी में एक एक एनएफओ हमें आता हुआ नजर आया है। साथ ही लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है, इसके अलावा मल्टी कैप जो फंड्स हैं और इक्विटी सेविंग्स फंड, साथ ही गोल्ड ईटीएफ्स के सिर्फ 2 एनएफओ, सभी कैटेगरी के 2-2 एनएफओ इस बार आते हुए नजर हमें आए हैं। बिल्कुल दिव्या, और जैसे कि हम लोग ने बताया कि हर एक कैटेगरी में यहाँ पर देखा गया है कि एनएफओ जो हैं, एएमसीज जो हैं, वो हर एक कैटेगरी में यहाँ पर फंड्स लेकर आए हैं। एक तरह से मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैप्चर किया है और देखते हुए इसी को एनएफओज लेकर आए हैं। इसके अलावा जरा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कौन कौन से एनएफओ, मतलब एक तरह से मंथ और मंथ बेसिस पे कितने एनएफओज आए हैं और उनमें जो निवेश जो आया है वो कितने अमाउंट का रहा है। तो अप्रैल में आप देख सकते हैं कि 7 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, नई लॉन्च हुई थी, यानी कि 350 करोड़ रुपए का निवेश अप्रैल के महीने में आया था 7 स्कीम्स के जरिए। उसके बाद मई में 19 स्कीम्स आई थी, इससे 4170 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं जून की अगर बात करें तो फिर एक संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई 20 एनएफओज आए और 1986 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए थे। वहीं जुलाई में 10 स्कीम्स एक्स्ट्रा, यानी कि जून से एक तरह से इजाफा अगर देखा जाए तो 10 एक्स्ट्रा स्कीम्स आई, यानी कि 30 स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च हुई और 30,416 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए थे। उसके अलावा अगस्त की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, 2,904 करोड़ रुपए यहाँ पर भी जुटाए गए। उसके बाद सितंबर की अगर बात करें तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर कम स्कीम्स लॉन्च की गई थी, 9 स्कीम्स महज आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप निवेश का आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 1,959 करोड़ रुपए इन 9 स्कीम से जुटाए गए थे। अक्टूबर की अगर बात करें तो 18 स्कीम्स, यानी कि डबल सितंबर के महीने से 6,062 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। उसके बाद यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर में कुल कम से कम 127 स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, जिससे कुल 47,847 करोड़ रुपए यहाँ पर एएमसीज ने जुटाए हैं कलेक्टिवली, एक तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो। देखिए तो अब तक बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 26 की, अक्टूबर तक किस तरीके के एनएफओज आए, उनमें कितना निवेश हमें देखने को मिला। लेकिन केवल अगर अक्टूबर का महीना देखें, जो पिछला महीना अभी बीता है, उस अक्टूबर के महीने में किस कैटेगरी के एनएफओ आए हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए लिक्विड फंड एक एनएफओ इसका आया निवेश, इसमें 1439 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिला। सेक्टोरल थीमेटिक फंड के 4 एनएफओ यहाँ पर दिखे हमें आते हुए अक्टूबर के महीने में और 2,498 करोड़ का निवेश इनमें भी देखने को मिला। फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें 2 एनएफओ आए अक्टूबर के ही महीने में, 1684 करोड़ रुपए का निवेश हमें इनमें भी देखने को मिला। आर्बिट्राज फंड देखें, सिर्फ एक एनएफओ अक्टूबर के महीने में निवेश 255 करोड़ का इसमें आया। इंडेक्स फंड 2 एनएफओ इंडेक्स फंड के भी आए हैं, इंडेक्स फंड कैटेगरी के 136 करोड़ का निवेश इसमें। और ईटीएफ्स की बात करें तो 8 कुल मिलाकर 8 ईटीएफ अक्टूबर के महीने में हमें देखने को मिले हैं, जिनमें 59 करोड़ रुपए का निवेश हमें दिखा है। बिल्कुल, ईटीएफ यहाँ पर एक तरह से सबसे ज़्यादा, एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो फिर ईटीएफ के जरिए एनएफओज यहाँ पर एक तरह से लॉन्च किए गए हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रकम भी जो है यहाँ पर अच्छी खासी रकम यहाँ पर जुटाई गई थी। तो कुछ ईटीएफ्स को वो भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि कौन से ईटीएफ जो हैं वो इस महीने अक्टूबर में लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप एक लॉन्च हुआ था, 50 ईटीएफ फंड था ये, जो कि अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ईडलवाइज निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ईटीएफ लॉन्च किया गया था। उसके बाद ग्रो निफ्टी रियलिटी ईटीएफ लॉन्च किया गया था। उसके बाद ग्रो का ही एक और एनएफओ आया था, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। कोटेक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ भी आया था। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल भी दो एनएफओज लेके आया था, जो कि निफ्टी एनर्जी ईटीएफ था और एक निफ्टी 100 ईटीएफ यहाँ पर था। ग्रो निफ्टी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका नाम था। उसके बाद कोटेक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ यहाँ पर आया था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो और भी कई सारी एएमसीज यहाँ पर आई थी, यानी कि मोतीलाल ओसवाल जैसे कि हमने बताया कि 2 एनएफओज यहाँ पर आए थे, निफ्टी एनर्जी ईटीएफ और इसके अलावा निफ्टी 100 ईटीएफ भी मोतीलाल ओसवाल की ओर से आया था। और लास्ट में जो
एनएफओ एएमसीज की ओर से लॉन्च किया गया था वो था ज़ेरोधा की ओर से निफ्टी 50 ईटीएफ। तो कई सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईटीएफ का बोलबाला काफ़ी रहा है एनएफओज के लिहाज से अगर देखा जाए। तो फिर ओवरऑल फ्लेक्सी कैप देख लीजिए या फिर आप रियलिटी देख लीजिए या फिर आप क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, कई सारे अलग अलग सेक्टर्स के यहाँ पर एनएफओज यहाँ पर लॉन्च हुए हैं पिछले एक महीने में। और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में भी 127 न्यू एनएफओज एक तरह से यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। बिल्कुल, अब चलते हैं विपिन सर के पास, उनसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या निवेशक के तौर पर आपको इन एनएफओज पर ध्यान देना चाहिए था या फिर आपने इनमें निवेश नहीं किया, ठीक फैसला लिया। अब जो एनएफओ आ रहे हैं, इनफैक्ट अब भी रोजाना एनएफओज आ रहे हैं लगभग, तो क्या आपको निवेश की रणनीति इनमें रखनी चाहिए या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं सिर्फ उन पर फोकस करना चाहिए? सर आपसे पहला सवाल यही है, एमफी के अक्टूबर डेटा जो हमने देखा उसमें सर एनएफओ लॉन्च की तो बाढ़ दिखाई दे रही है, इतने ज्यादा एनएफओज आए हैं, मतलब निवेशकों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं नए नए फंड में निवेश करने के। एक तो सर ये क्या सिग्नल देता है, मतलब क्या ये निवेशकों के ट्रस्ट की वापसी कह लें इसको, या फिर फंड हाउस की कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए दिव्या, ये एक बड़ा अच्छा और संगीन सवाल मैं कहूंगा इसे हो गया है। जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो नेचुरली आपका कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत सिंप्लिसिटी के नजरिए से देखें, मैं आपको एक नंबर के तौर पे अगर बताऊं तो इंडिया के अंदर लगभग 49 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, और जियो के बाद एक कंपनी और ऐड हो गई है। तो कुल मिला के 50 म्यूचुअल फंड कंपनियां हमारे इंडिया में काम कर रही हैं, जो मिला के लगभग 78 से 80 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास लगभग 20 से 25 फंड्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरा जो बास्केट है, यूनिवर्स है, वो लगभग 1200 से 1500 म्यूचुअल फंड का हो गया है, और जो कि और ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है आज जैसे जैसे नए लॉन्चेस होते जा रहे हैं। तो आपका सवाल जो है कि क्या इनके ऊपर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और निवेशकों को इसे कैसे लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में ना सब कुछ अवेलेबल होता है, पर आप क्या चूज करते हैं जो आपके लिए ठीक है। और ये लेकिन जानना कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, उसका एक सिंपल प्रिंसिपल रूल है। जितने भी नए एनएफओज आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो फंड्स आ रहे हैं वो थोड़े थीमेटिक फंड्स हैं या सेक्टोरियल फंड्स हैं, या जिस कंपनी ने अभी तक अपना कोई स्पेसिफिक कैटेगरी लॉन्च नहीं किया है वो उस कैटेगरी के अंदर नया फंड लेकर आ रही है। खासतौर में जो पिछले कुछ सालों में जो नई एएमसी लॉन्च हुई है उनके लिए। तो जब भी कोई इन्वेस्टर्स के लिए नया एनएफओ आता है, उसे तीन ही प्रिंसिपल रूल के ऊपर चेक करना है। क्या ये 100% इक्विटी फंड है या नहीं है, क्या ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है, या ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, क्या मेरे टाइम फ्रेम और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो आता है या नहीं आता है। एंड देन फाइनली वो कितना मार्केट में वॉलेटाइल हो सकता है, जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है या मार्केट बढ़ती है तो वो कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कंफ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज भी है। जो थोड़े इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, जो चाह रहे थे या वेट कर रहे थे कि कोई नया एनएफओ आएगा हम उसमें पैसा डालेंगे, क्योंकि 10 रुपए की एनईवी पे कोई भी नया फंड आपको मिलता है, तो कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी, ये दोनों हैंड इन हैंड आज की डेट में अवेलेबल हो रही है। तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है इनके, जब भी आप अगर एनएफओ में निवेश करना चाह रहे हैं। तो एक तो सर ने जैसे बताया कि इक्विटी फंड है कि नहीं है, सेक्टर ओरिएंटेड है कि नहीं है, और प्लस ये वोलेटिलिटी को एक तरह से यहाँ पर बीट कर पाएगा कि नहीं है। तो ये एक राय निकल कर आती है एनएफओ में निवेश को लेकर सर। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एनएफओ जो लॉन्च होते हैं उसमें कई सारी ऐसी कैटेगरीज होती है जिस कैटेगरी के ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फंड जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो वेल स्टैब्लिश्ड फंड्स हैं उनको तवज्जो यहाँ पर सर देनी चाहिए कि एक तरह से जो एनएफओ आ रहे हैं उसी सेम कैटेगरी के उसको देखना चाहिए, और क्या जो निवेशक हैं हमारे वो एक तरह से नई थीम्स की ओर फोकस कर रहे हैं। इन चीज़ों को कंबाइन करते हुए सर क्या राय निकल के आती है आपकी? अभिषेक जी, देखिए एक बड़ा अच्छी चीज है कि जब भी अगर कोई नया फंड लॉन्च हो रहा है, अगर पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अगर वो फंड नहीं है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे कि वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% या 2% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप किसी भी पर्टिकुलर नई चीज को जब अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं तो उसके अंदर नेचुरली एक नया रिस्क या नया रिटर्न पोर्टफोलियो ऐड हो जाता है। तो एक तो चीज का सवाल का जवाब ये है। दूसरा, क्या उनको फोकस करना चाहिए कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड उस कैटेगरी में अवेलेबल है तो क्या उनको वो फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका मैं जरूर हमेशा से एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ, कोई भी नया फंड आ रहा है ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि या वो खराब है या वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी उसका कोई एक नया फंड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो एटलीस्ट आप उसका एक पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है,
क्या वो स्टेबल रहा है मार्केट के अंदर, या उसने मार्केट में मार्केट एक साइड चल रही है पॉजिटिव और वो नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आपको नई कैटेगरी में ऐड होने से पहले पुराने का व्यू जरूर मिल जाता है, तो आपको कंपेयर करना थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर कोई एक अच्छी कंपनी है, अच्छा कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके सारे फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन जरूर हो जाती है कि शायद ये भी आगे चल के अच्छा करेगा, तो निवेशक जनरली उसमें फंड हाउस में पैसा डालना प्रेफर करते हैं। बट कंपेयर करिए, पुरानी की परफॉर्मेंस जरूर देखिए, तभी नए के अंदर एंटर करिए। ठीक है, मतलब पुरानी की परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद एक अच्छा कंपैरिजन करिए, क्योंकि जब भी आप निवेश करें तो देखिए पैसा आपका लग रहा है, अब उसकी ग्रोथ अच्छी हो ये जिम्मेदारी आपको भी कहीं ना कहीं लेनी है, कंपैरिजन करना है, अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद किसी एनएफओ में कदम रखना है। सर एक चीज़ और, फंड हाउसेस लगातार सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से एनएफओ, जब हम भी अपने शो में बताते हैं, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स पर काफ़ी फोकस दिख रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस का। क्या ये बाजार की डायरेक्शन पर भरोसे का संकेत है या मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये? नहीं, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो मैं शायद इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि सेबी एक हर फंड हाउस पे नजर रखती है। उन्हें सेबी से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है अपने फंड को, किसी भी नए फंड को लॉन्च करने से पहले। इसका मतलब अगर उन्हें अप्रूवल मिल चुका है तभी वो फंड लॉन्च कर सकते हैं, नंबर वन। एक अच्छी चीज जो हुई है सेबी के पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कैटेगराइजेशन ऑफ फंड किया है। मतलब एक कैटेगरी में एक ही फंड हो सकता है एक फंड हाउस के पास। जैसे पहले कभी आपने नोटिस किया हो, आज से 10 साल 5 साल पीछे चले जाए, हर कंपनी के पास एक ही कैटेगरी के 2-3 फंड हुआ करते थे। टॉप 200 फंड भी है, टॉप 100 फंड भी है, ब्लू चिप फंड भी है। कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही फंड हाउस के पास दो दो तीन तीन ईएलएसएस कैटेगरी ऑफ फंड हुआ करते थे। तो उसको कंसोलिडेशन कर दिया गया है कि आप एक कैटेगरी में एक फंड लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी चीज पे बात करते हैं, जरूर फंड मैनेजर्स का एक व्यू जरूर होता है कि आने वाले कुछ सालों में, अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जैसे अभी हमने पिछले हमारे कॉन्वर्सेशन में हमने बात करी थी कि दिवाली से पहले जीएसटी कट आया था। तो जब जीएसटी कट आया तो नेचुरली बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जीएसटी कट होने से काफी बेनिफिट मिलेगा, जिसके ऊपर हमने कंज्यूमर कंजम्पशन फंड्स के ऊपर बात करी, हमने बात करी ट्रांसपोर्टेशन फंड्स के ऊपर। या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जीएसटी का बेनिफिट एंड यूजर को मिल नहीं पाता था। अगर वो जीएसटी हट जाता है तो नेचुरली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बूस्ट जरूर मिलता है। तो अगर वो उस थीम से लिंक्ड अप है तो नेचुरली एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने खुद पर्सनली देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और डिफेंस फंड। डिफेंस फंड्स ऐसे टाइम पे लॉन्च हुए थे एज ए सेक्टोरियल कैटेगरी जब डिफेंस की थीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, और डिफेंस फंड ने तो इनफैक्ट एक एक साल में 100% के रिटर्न दिए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट एक ऐसे टाइम पे लॉन्च हुए थे जहां से इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा बेनिफिट मिला था उस थीम के प्ले होने की वजह से। तो आने वाले टाइम में अगर वो थीम, अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो डेफिनेटली उसी थीम के बेसिस पे अपने फंड लॉन्च करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक पार्ट जरूर हो सकता है, बट शायद ब्रॉडर पार्ट जो होगा वो हमेशा थीम जो आगे परफॉर्म करेगी वो होता है।